नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बनाने वाले हैं। दिलचस्प है। हाँ, सोचिए कि हम एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल स्क्रैच से। ठीक है। और इस कंपनी को बनाने के लिए हम जिन औजारों का इस्तेमाल करेंगे वो है जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP के सिद्धांत। ये एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें असाइनमेंट ऑन क्लिक का जिक्र है और साथ ही OOP पर एक गाइड भी। तो ऐसा लगता है कि आज का हमारा मिशन सिर्फ थ्योरी समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि असल दुनिया में किसी प्रोजेक्ट के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की सोच शुरू कैसे होती है। बिल्कुल, चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हम सिर्फ परिभाषाएं नहीं रटेंगे, बल्कि देखेंगे कि ये सिद्धांत एक दूसरे से जुड़कर कैसे एक मजबूत और कामयाब सॉफ्टवेयर की नींव रखते हैं। सही है। तो अगर हम एक कंपनी बना रहे हैं, तो हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी? शायद एक प्रोडक्ट का आइडिया। एक आइडिया, और उस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट। प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसी ब्लूप्रिंट को हम क्लास कहते हैं। ये वो डिज़ाइन है जो बताता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या खूबियां होंगी और वो क्या क्या काम कर सकेगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारी कंपनी कार बनाती है, तो हमारी क्लास का नाम होगा कार। ये एक कागज पर बने डिजाइन जैसा है। अब इस डिजाइन से जो असली लोहे और पेंट से बनी गाड़ियां फैक्ट्री से बाहर निकलेंगी, वो क्या है? वो है ऑब्जेक्ट्स। आप एक ही ब्लूप्रिंट से हजारों कारें बना सकते हैं। अच्छा। हर कार एक ऑब्जेक्ट है। हो सकता है एक कार लाल रंग की हो, दूसरी नीले रंग की, लेकिन उन सबका मूल ढांचा, उनका DNA उसी एक कार क्लास वाले ब्लूप्रिंट से आया है। स्रोत में भी यही कार वाला उदाहरण है। उसमें बताया गया है कि कार क्लास में 2 गुण यानी एट्रीब्यूट्स हैं, कलर और मॉडल। रंग और मॉडल। और एक काम यानी मेथड है, डिस्प्ले, जो इन डिटेल्स को दिखाता है। तो जब एक प्रोग्रामर कोड में माई कार इज इक्वल टू न्यू कार लिखता है, तो वो असल में फैक्ट्री को एक नई कार बनाने का ऑर्डर दे रहा है। बिल्कुल सही। और अगली ही लाइन में जब वो माई कार डॉट कलर इज इक्वल टू रेड लिखता है, तो वो उस कार को लाल रंग से पेंट कर रहा है। अच्छा। ये माई कार अब सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि एक असली मौजूद ऑब्जेक्ट है जिसके साथ आप कुछ कर सकते हैं। यही OOP की पहली और सबसे जरूरी बात है, असल दुनिया की चीजों को कोड में मॉडल करना। आप सिर्फ कोड नहीं लिख रहे हैं, आप डिजिटल दुनिया में चीजें बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारी कंपनी का पहला प्रोडक्ट कार ऑब्जेक्ट तैयार है। लेकिन अब मार्केट बदल रहा है, लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमें एक इलेक्ट्रिक कार बनानी है। वो ज्यादातर तो हमारी पुरानी कार जैसी ही होगी, पर उसमें कुछ अलग भी होगा, जैसे बैटरी। सही। क्या हमें सब कुछ शुरू से डिजाइन करना पड़ेगा? ये तो बहुत मेहनत का काम लगता है। और यही OOP का दूसरा जादुई सिद्धांत काम आता है, इनहेरिटेंस यानी विरासत। इनहेरिटेंस। आपको सब कुछ शुरू से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस ये कह सकते हैं कि हमारी नई इलेक्ट्रिक कार क्लास पुरानी कार क्लास के सारे गुण और काम विरासत मिलेगी। उसे रंग, मॉडल और बाकी सब कुछ अपने पेरेंट क्लास से मिल जाएगा। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक कार को ये सब अपने आप मिल गया, तो हमें बस उसमें नई चीजें जोड़नी है, जैसे एक बैटरी कैपेसिटी का गुण। एग्जैक्टली। स्रोत में व्हीकल और बाइक का उदाहरण है। व्हीकल क्लास में ब्रांड और हॉन्क मेथड है। जब बाइक क्लास व्हीकल से इनहेरिट करती है, तो उसे हॉर्न बजाने की काबिलियत मुफ्त में मिल जाती है। आपको बाइक के लिए दोबारा हॉन्क का कोड नहीं लिखना पड़ता। यह है कोड का दोबारा इस्तेमाल, यानी कोड रीयूजेबिलिटी। मुझे लगता है लोग कोड रीयूजेबिलिटी सुनते हैं और सोचते हैं कि इससे बस थोड़ी मेहनत बचती है, लेकिन इसका असली असर क्या है? इसका असर बहुत बड़ा है। सोचिए, एक बड़ी ई-कॉमर्स साइट पर 50 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े। हाँ, कई तरह के। अगर आपको सब पर 10% का फेस्टिव डिस्काउंट लागू करना है, तो इनहेरिटेंस की वजह से आप ये बदलाव एक जगह पेरेंट प्रोडक्ट क्लास में करते हैं और वो 50 की 50 जगहों पर अपने आप लागू हो जाता है। क्या बात है! बिना इसके आपको 50 अलग-अलग फाइलों में जाकर कोड बदलना पड़ता, जिसमें गलती होने की 100% गारंटी होती। ये हफ्तों का काम मिनटों में निपटा देता है और सिस्टम को टूटने से बचाता है। वाह, अब समझ आया कि ये क्यों इतना जरूरी है। वैसे इनहेरिटेंस से जुड़ा एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। स्रोत के FAQ में भी इसका जिक्र है। पूछिए। क्या एक क्लास 2 अलग-अलग पेरेंट क्लासेस से गुण ले सकती है? जैसे क्या हमारा स्मार्टफोन ऑब्जेक्ट फोन क्लास और कैमरा क्लास दोनों से इनहेरिट कर सकता है? ये एक क्लासिक सवाल है
और इसका जवाब जावा के डिजाइन की एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है। जावा क्लासेस के साथ सीधे तौर पर मल्टीपल इनहेरिटेंस की इजाजत नहीं देता। अच्छा, क्यों? इसकी वजह है डायमंड प्रॉब्लम। सोचिए, फोन क्लास में टर्न ऑन मेथड है और कैमरा क्लास में भी टर्न ऑन मेथड है। ठीक है, दोनों में। अब अगर आपका स्मार्टफोन दोनों से इनहेरिट करता है और आप smartphone.turnOn कॉल करते हैं, तो जावा कंफ्यूज हो जाएगा। उसे किसका टर्न ऑन मेथड चलाना चाहिए, फोन वाला या कैमरा वाला? हाँ, ये तो उलझन है। बस इसी उलझन से बचने के लिए जावा के निर्माताओं ने इसे सीधे तौर पर करने की अनुमति नहीं दी। ठीक है, तो इनहेरिटेंस से हमें एक परिवार मिल गया जहाँ बाइक क्लास व्हीकल की तरह हॉर्न बजा सकती है। लेकिन क्या होगा अगर बाइक और कार दोनों को अपनी अपनी अलग तरह की आवाज निकालनी हो, भले ही हम उन्हें व्हीकल ही बुला रहे हों? जैसे कार पोंग पोंग करे और बाइक पी पी। सही पकड़ा आपने। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और यह हमें ओओपी के तीसरे सिद्धांत पर ले आता है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। ये सुनने में भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है, एक नाम कई रूप। जैसे रन शब्द, आप मैराथन रन कर सकते, कंप्यूटर पर प्रोग्राम रन कर सकते हैं, या आपकी नाक भी रन कर सकती है। एकदम सही सादृश्य है। प्रोग्रामिंग में भी यही होता है। अच्छा। स्रोत का एनिमल वाला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एनिमल क्लास है जिसमें साउंड नाम का एक मेथड है। ठीक है। अब हम दो चाइल्ड क्लास बनाते हैं, डॉग और कैट। दोनों एनिमल से इनहेरिट करती हैं, लेकिन दोनों साउंड मेथड को अपने तरीके से दोबारा लिखती हैं। इसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग। डॉग का साउंड मेथड डॉग बार्क्स प्रिंट करता है और कैट का कैट म्याउज। तो अगर मेरे पास एक डॉग ऑब्जेक्ट है और मैं dog.sound कॉल करती हूँ तो बार्क्स सुनाई देगा और cat.sound पर म्याउज। ये तो समझ आ गया, पर इसका असली फायदा क्या है? हम अलग अलग नाम वाले मेथड भी तो बना सकते थे, जैसे बार्क और म्याऊ। यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि पॉलीमॉर्फिज्म आपके कोड को भविष्य के लिए तैयार करता है। भविष्य के लिए कैसे? कल्पना कीजिए कि आप एक पेट शो का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। आप एक फंक्शन लिख सकते हैं जो किसी भी एनिमल ऑब्जेक्ट को लेकर उसका साउंड मेथड कॉल कर दे। अब इस फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे डॉग ऑब्जेक्ट दे रहे हैं या कैट। कल को अगर आप एक नई काऊ क्लास भी बना देते हैं तो भी आपका पुराना फंक्शन बिना किसी बदलाव के काऊ ऑब्जेक्ट के साथ भी काम करेगा और काऊ मूव्स प्रिंट कर देगा। अच्छा। आपका कोड लचीला और विस्तार करने योग्य बन जाता है। आपको हर नए जानवर के लिए अपना पेट शो का सॉफ्टवेयर दोबारा नहीं लिखना पड़ता। अच्छा, तो ये है असली ताकत। एक ही कोड अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ काम कर सकता है। वैसे स्रोत के एफएक्यू में ओवरराइडिंग के साथ साथ ओवरलोडिंग का भी जिक्र है। ये दोनों एक जैसे लगते हैं, इनमें क्या फर्क है? ये काम कंफ्यूजन है। ओवरराइडिंग तब होती है जब एक चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास के मेथड को नई परिभाषा देती है। इसमें दो क्लास का होना जरूरी है। ठीक है। जबकि ओवरलोडिंग एक ही क्लास के अंदर होती है। इसमें आप एक ही नाम के कई मेथड बना सकते हैं, बस उनके पैरामीटर्स अलग अलग होने चाहिए। मतलब? जैसे एक ऐड इंट ए इंट बी मेथड 2 नंबरों को जोड़ता है और दूसरा ऐड इंट ए इंट बी इंट सी 3 नंबरों को। नाम एक है पर काम अलग है, जो दिए गए पैरामीटर्स पर निर्भर करता है। बहुत साफ। ठीक है, हमारी वर्चुअल कंपनी की कारें बन गई, उनके अलग अलग मॉडल भी बन गए और वो सब अपनी अपनी तरह से हॉर्न भी बजा रही हैं। अब हमें अपने डिजाइन को सुरक्षित और इस्तेमाल में आसान बनाना है। यहीं पर शायद आखिरी 2 सिद्धांत काम आते होंगे, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। बिल्कुल, मैं इन्हें अच्छे सॉफ्टवेयर डिजाइन का सुरक्षा तंत्र कहता हूँ। ये दोनों सिद्धांत जटिलता को संभालने और गलतियों को रोकने के बारे में हैं। चलिए पहले एनकैप्सुलेशन को समझते हैं। इसका मतलब है किसी चीज को कैप्सूल में बंद करना। हाँ, एक तरह से। स्रोत में एम्प्लॉई का उदाहरण है जहां नेम और एज को प्राइवेट बनाया गया है। लेकिन एक मिनट, ये प्राइवेट बनाना और फिर गेटर सेटअप मेथड लिखना, ये तो बहुत ज्यादा काम नहीं हो गया? क्या हम प्रोग्रामर्स पर भरोसा नहीं कर सकते कि वो सीधे एज को सही तरीके से सेट करेंगे? ये थोड़ी बंदिश नहीं लगती? ये सवाल बहुत अच्छा है और हर नया प्रोग्रामर यही सोचता है। इसका जवाब है नहीं, आप भरोसा नहीं कर सकते, खासकर जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर दर्जनों लोग काम कर रहे हों। अच्छा। सोचिए, एज एक पब्लिक वेरिएबल है। कोई नया ट्रेनी प्रोग्रामर गलती से कोड में employee.age = -10 लिख सकता है। अब आपके पूरे सिस्टम का लॉजिक बिगड़ जाएगा क्योंकि उम्र नेगेटिव नहीं हो सकती। सही बात है। एनकैप्सुलेशन
एक सुरक्षक कवच है। आप एज को प्राइवेट करके उसे सीधे बदलने से रोकते हैं। फिर आप एक पब्लिक सेट एज मेथड बनाते हैं। इस मेथड के अंदर आप एक चेक लगा सकते हैं कि अगर दी गई उम्र 0 से कम है तो एरर दिखाओ, वरना ही उसे सेट करो। तो अब डेटा हमेशा सही रहेगा। एग्जैक्टली। ये बंदिश नहीं, ये क्वालिटी कंट्रोल है। तो इनकैप्सुलेशन डेटा को गलत इस्तेमाल से बचाने के बारे में है। अब एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। इसका मतलब है गैर जरूरी डिटेल्स को छिपाना। स्रोत में कार चलाने का उदाहरण है जो मुझे बहुत पसंद आया। मुझे कार चलाने के लिए ये जानने की जरूरत नहीं कि इंजन कैसे काम करता है। सही कहा। आपको बस स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक और एक्सेलरेटर से मतलब है। इंजन की सारी जटिलता आपसे छिपा दी गई हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट कर दी गई हैं। और प्रोग्रामिंग में भी हम यही करते हैं। स्रोत में शेप का उदाहरण है। शेप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो बस एक नियम बनाती है कि हर शेप को बनाया जा सकना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बताती कि कैसे बनाना है। तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। शेप क्लास कहती है कि अगर तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो, जैसे सर्कल या स्क्वायर, तो तुम्हें अपना ड्रॉ मेथड खुद बनाना होगा। एकदम सही शब्द है, कॉन्ट्रैक्ट। सर्कल क्लास जानती है कि गोला कैसे बनाना है और स्क्वायर क्लास जानती है कि चौकोर कैसे बनाना है। लेकिन जो प्रोग्रामर इन शेप्स का इस्तेमाल कर रहा है, उसे इन डिटेल्स की परवाह करने की जरूरत नहीं है। मतलब उसे बस ड्रॉ कॉल करना है। हाँ, वो बस किसी भी शेप ऑब्जेक्ट पर ड्रॉ मेथड कॉल कर सकता है और उसे सही नतीजा मिल जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन ने मुझे कई बार बचाया है। एक बार मैं एक पेमेंट गेटवे पर काम कर रहा था। हमें सिर्फ पे कॉल करना था। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी थी कि अंदर वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है या यूपीआई से। 6 महीने बाद जब क्लाइंट ने पूरा पेमेंट सिस्टम बदल दिया तो हमारा कोड नहीं टूटा, क्योंकि हमारा इंटरफेस यानी पे मेथड वही रहा। ये है असली ताकत एब्स्ट्रैक्शन की। तो इन सब का क्या मतलब है? आज की हमारी इस यात्रा में हमने अपनी वर्चुअल कंपनी के लिए सिर्फ कोड नहीं लिखा, बल्कि एक सोचने का तरीका सीखा। बिल्कुल। हमने क्लास और ऑब्जेक्ट से ब्लूप्रिंट और प्रोडक्ट बनाए, इनहेरिटेंस से उनका परिवार बढ़ाया, पॉलीमॉर्फिज्म से उन्हें अलग अलग व्यवहार करना सिखाया, और फिर एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन से उन्हें सुरक्षित और इस्तेमाल में आसान बनाया। और ये सिर्फ तकनीकी शब्द नहीं है, ये वो औजार हैं जो एक आइडिया को एक मजबूत, भरोसेमंद और लंबे समय तक चलने वाले सॉफ्टवेयर में बदलते हैं। चाहे असाइनमेंट ऑन क्लिक जैसे किसी प्रोजेक्ट के लिए तैयारी करनी हो या बस तकनीक की दुनिया को समझना हो, इन सिद्धांतों को समझना ही पहला कदम है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की व्याकरण है। व्याकरण। और जैसे आप व्याकरण सीखे बिना एक अच्छी कहानी नहीं लिख सकते, वैसे ही आप इन सिद्धांतों को समझे बिना एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। ये तो एक बेहतरीन निचोड़ था। आज की हमारी बातचीत ने इन जटिल विचारों को बहुत सरल बना दिया है। जाने से पहले बस एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगा जो श्रोता को सोचने पर मजबूर करे। जरूर। हमने चर्चा की और स्रोत में भी ये लिखा है कि जावा क्लासेस के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस की इजाजत नहीं देता, लेकिन इसे इंटरफेस का इस्तेमाल करके हासिल किया जा सकता है। अच्छा, इंटरफेस। तो सोचने वाला सवाल ये है, ये इंटरफेस आखिर क्या बला है और ये उस डायमंड प्रॉब्लम को कैसे सुलझा सकता है जिसे क्लास नहीं सुलझा पाती? इसका जवाब आपको ओओपी की दुनिया में और भी गहराई तक ले जाएगा।